Jai Hind. This is General Studies Core Concept YouTube channel and you are watching lectures on World Map. तो इससे पहले हम लोगों ने सार्क कंट्रीज के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया था एंड वी हैव डिस्कस टू इम्पॉर्टेंट सार्क कंट्रीज, मालदीव एंड श्रीलंका। जैसा कि हमें पता है कि सार्क में कुल 8 देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, जिसमें से 2 कंट्रीज के बारे में डिटेल डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो उनके लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज इंडिया। बट बिफोर स्टार्टिंग अबाउट इंडिया, आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दें कि दिस इज वर्ल्ड मैप सीरीज, तो हम लोग अभी इंडियन मैप को इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। दिस इज जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ इंडियन मैप। आपको एक इंडिया की पर्सपेक्टिव क्या है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझेंगे इस मैप में। ठीक, डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, हर एक स्टेट्स के बारे में, हर एक राज्य के बारे में और यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, उसका डिस्कशन अलग से होगा जब हम इंडियन मैप का सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इंडिया की लोकेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो इफ यू विल सी ग्लोबली इंडिया की जो लोकेशन है ऑन ग्लोब, ओके, तो ग्लोब पे इंडिया की जो लोकेशन है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एज वी ऑल नो कि इंडिया की जो लोकेशन है वो नॉर्थ है इक्वेटर से। तो जो इक्वेटर के नॉर्थ में जो भी कंट्रीज आएंगे दैट विल बी नोन एज कंट्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया भी इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ग्लोबली हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं एशिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि एशिया में इंडिया की लोकेशन क्या है, देन इट इज इन साउथ ऑफ द एशिया। ओके, तो सिर्फ हम पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं और पर्सपेक्टिव बदलने से ही हमारा आंसर भी बदल जाता है। जब हम पूछते हैं कि इंडिया की लोकेशन ग्लोबली कैसी है, तो वी कैन से कि इट इज़ इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। लेकिन जब हम बोलते हैं कि एशिया में इंडिया की लोकेशन का कहाँ पे है, तो देन इट इज इन साउथ ऑफ द एशियन मैप। ओके, अब बात करते हैं कैपिटल ऑफ इंडिया की। तो जो कैपिटल है इंडिया की दैट इज दिल्ली। बट इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 1911 में राजधानी को कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली को बनाया गया। ठीक है, यानी कि पहले भारत की राजधानी जो थी वो कोलकाता थी और 1911 में राजधानी को स्विच किया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इनिशियली जैसा कि हमें पता है कि बंगाल सबसे इम्पोर्टेंट प्रांत हुआ करता था ब्रिटिश का। ठीक है, ये है बंगाल प्रोविंस। तो ब्रिटिशर्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविंस था दैट इज बंगाल, और यहीं से सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हैं, ठीक है, तो सारा का सारा जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंट्रोल किया जाता था बंगाल से। ठीक, लेकिन जैसा हमें पता है कि जो इनिशियल रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट हुआ, तो दैट इज ऑल्सो स्टार्टेड इन बंगाल। तो जिसकी वजह से जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है कि जब आप कहीं पे रिवोल्यूशन होगा, कहीं पे धरना प्रदर्शन होगा, चक्का जाम होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगी। तो ब्रिटिश ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि वी कैन स्विच आवर कैपिटल टू दिल्ली, और फिर 1911 में हम देखते हैं कि कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली स्विच कर दिया गया। ठीक, छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट था जिसे आपको जानना चाहिए था। और करंटली इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं। स्टेट्स टोटल 28 हैं और यूनियन टेरिटरीज 8 हैं। ठीक है, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं एक बार इनको भी देख लेते हैं। तो जो सबसे नदर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरीज दैट इज लद्दाख। जो सबसे नदर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरीज है दैट इज लद्दाख। लद्दाख से थोड़ा नीचे आएंगे तो वी विल फाइंड जम्मू एंड कश्मीर, इन शॉर्ट वी कैन से JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो पहली यूनियन टेरिटरीज नदर्न मोस्ट लद्दाख, देन जस्ट बिलो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वी विल फाइंड
चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है हरियाणा और पंजाब दोनों की, ठीक है। और नॉर्थ से थोड़ा सा और लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के बाद साउथ में मिलेगा आपको चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ से थोड़ा और नीचे आएंगे तो यू विल फाइंड द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज दिल्ली। सो दिल्ली आपको जस्ट चंडीगढ़ से थोड़ा और नीचे आने पे मिल जाएगा, ठीक है। और दिल्ली से और नीचे आएंगे तो यू विल फाइंड दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ओके। तो इन शॉर्ट आई एम राइटिंग द नेम दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ओके। उसके बाद इससे थोड़ा सा और साउथ में आएंगे सो यू विल फाइंड कि अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो दिस इज आवर 6th यूनियन टेरिटरी। उससे थोड़ा और साउथ में आएंगे यू विल फाइंड पुडुचेरी, पुडुचेरी। इसी को हम लोग पौंडीचेरी भी बोलते हैं, पुडुचेरी भी बोलते हैं। दैट इज आवर 7th यूनियन टेरिटरी। और थोड़ा और साउथ में आने पे मिलेगा आपको लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ओके। सो दैट इज आवर 8th यूनियन टेरिटरीज। तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है। सबसे नॉर्थ में है लद्दाख, उससे नीचे है जम्मू कश्मीर, उससे नीचे है चंडीगढ़, उससे नीचे है दिल्ली, उनसे नीचे है दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, और उससे नीचे है अंडमान निकोबार। फिर उससे थोड़ा और साउथ में आएंगे मिलेगा पुडुचेरी, और पुडुचेरी से साउथ में आएंगे तो मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड्स, ओके। सो ये 8 यूनियन टेरिटरीज है और इनका ये नॉर्थ टू साउथ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं हम लोग अलग अलग स्टेट्स के बारे में थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी लेते हुए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो सबसे नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो आपको स्टेट मिलेंगे, यूनियन टेरिटरीज मिलेंगे। एक है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के नीचे मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, उससे सटा हुआ आपको हिमाचल प्रदेश, और उससे सटा हुआ उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। ये जो 4 स्टेट्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स। कोई भी स्टेट जो हिमालय रेंज से सटा हुआ है सो दैट विल बी नोन एज हिमालय स्टेट, ओके। यहाँ पे जो हिमालय की जो पीक्स हैं और पासेस हैं वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए इन स्टेट्स को हम लोग हिमालयन स्टेट्स के नाम पे जानते हैं। अगर आप देखना चाहें तो यू विल फाइंड कि द पीक्स आर प्रेजेंट हियर। इस इमेज में आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे जो पीक्स और पास हैं वो प्रेजेंट है इन्हीं स्टेट्स में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, उत्तराखंड हुआ और हिमाचल प्रदेश हुआ। इसके साथ ही ये स्टेट्स अपने हिल स्टेशंस के लिए भी जाने जाते हैं, दून वैलीज के लिए भी जाने जाते हैं। आपने नाम सुना होगा देहरादून का, शिमला का, मनाली का, कुल्लू का। तो दीज ऑल आर नोन फॉर देयर हिल स्टेशंस, ओके। हिल स्टेशंस पे क्या होता है कि नेचर का जो लुक है दैट इज़ वेरी मेस्मराइजिंग, बहुत ही अच्छा एक नेचुरल सीनिक ब्यूटी होती है। इसके साथ ही वहाँ का जो टेम्परेचर होता है दैट इज़ वेरी सूदिंग। तो लोग जनरली छुट्टियाँ मनाने के लिए ऐसे हिल स्टेशंस पे जाते हैं, ठीक। सो इन्हीं स्टेट्स में आपको मिलेगा ये हिल स्टेशंस। तो अधिकतर हिल स्टेशंस आपको इन्हीं स्टेट्स में मिलेंगे, स्पेशली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है। इसके साथ ही जब आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो यू विल फाइंड द गंगेटिक प्लेन। एक बार मैं उसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक है ये पंजाब वाला रीजन, देन हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश का रीजन, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ बिहार का भी कुछ रीजन, ठीक है। ये जो बेल्ट है दैट इज नोन एज गंगेटिक प्लेन। हाँ, पंजाब और हरियाणा की तरफ गंगा और यमुना का जो प्रवाह है वो नहीं है, उधर व्यास नदी है और सतलज नदी है, ठीक है। इन दोनों नदियों ने पंजाब और हरियाणा की तरफ अपना ड्रेनेज बेसिन बनाया हुआ है। बाकी उत्तर प्रदेश और बिहार और साथ ही साथ बंगाल का जो कुछ रीजन है उस तरफ आपको गंगा और यमुना का संयुक्त प्लेन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये प्लेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो बेसिकली प्लेन्स में हम कल्टीवेट करते हैं। यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए ये जो लैंड है ये काफ़ी फर्टाइल है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आप देखेंगे कि सबसे मैक्सिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी
वो भी इन्हीं स्टेट्स में है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है और उसकी वजह से यहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण यहाँ पे लोग अधिक संख्या में बसते हैं, पॉपुलेशन यहाँ की ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट साम्राज्यों का निर्माण हुआ है वो भी इन्हीं नदर्न स्टेट्स में ज़्यादा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप मगध एम्पायर को देखें या फिर गुप्ता एम्पायर को देखें या फिर इवन वैदिक सिविलाइजेशन को देखें या फिर इवन इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, तो यू विल फाइंड कि मैक्सिमम ऑफ द सिविलाइजेशन एंड ग्रेट एम्पायर्स आर डेवलप्ड इन द नदर्न रीजन। ओके, तो उसका एक मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है यहाँ पे जो गंगा और यमुना, ये जो दोनों नदियाँ हैं, ये अपने साथ एलुवियल सॉइल को लेकर आती हैं। हर साल इनका प्रवाह जो होता है उसकी वजह से यहाँ पे नई मिट्टी हर साल आती है और वो काफ़ी फर्टाइल होती है, जिसके कारण यहाँ की जो उपजाऊ है वो बनी रहती है, उर्वरता बरकरार रहती है और उसमें हम लोग अधिक से अधिक सरप्लस प्रोडक्शन कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द प्लेन। अब थोड़ा हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन जैसे दार्जिलिंग। तो ये सब प्लेसेस हैं, ये अगेन अपने सीनिक ब्यूटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस है। और इसके साथ ही साथ असम टी का नाम भी आपने सुना होगा, तो असम टी के लिए भी असम काफ़ी फेमस है। और इसके साथ ही साथ दार्जिलिंग अगेन फॉर इस टी प्रोडक्शन और हिल स्टेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है दार्जिलिंग। ठीक है, तो असम टी एंड दार्जिलिंग टी, दीज आर वर्ल्ड वाइड पॉपुलर टीज। ओके, इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट इज लिविंग रूट ब्रिजेस। ठीक है, तो जब भी आप नॉर्थ ईस्ट जाएँ तो आप ट्राई करें कि इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ये बेसिकली ब्रिज है जो कि जिंदा जड़ों से बनाया गया है। ठीक है, जड़ों को आपस में पिरो करके छोड़ दिया जाता है और जब वो जड़ें बड़ी होती हैं तो बड़ी बड़ी गांठों के रूप में एक दूसरे को जकड़ लेती हैं और एक ब्रिज का काम करती हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग लिविंग रूट ब्रिजेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके साथ ही नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो भी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। लगभग एक सप्ताह के आसपास ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि पूरे नागालैंड में जो भी वहाँ के अलग अलग ट्राइब्स हैं दे कम टुगेदर और इस कल्चरल फेस्टिवल को वो लोग बहुत ही प्यार से सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो मेघालय में हमको मिलता है मासिन राम। ये वही मासिन राम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अराउंड 200 सेंटीमीटर रेन, जो एनुअल रेन का जो फॉल है, एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल वो रिकॉर्डेड है मानसिन राम में। ठीक, जो कि मेघालय का एक छोटा सा गांव है। अब मानसिन राम से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मेघालय से नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर थोड़ा बंगाल की तरफ आएंगे, तो बंगाल में हम लोगों को देखने को मिलेगा बंगाल टाइगर। ये जो रीजन है यहीं पे हम लोग को सुंदरबन डेल्टा मिलता है और सुंदरबन डेल्टा के साथ में ही रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है सुंदरी ट्री के रूट्स। ठीक है, रूट्स ऑफ सुंदरी ट्री, सुंदरी ट्री। तो सुंदरी ट्री बेसिकली एक मैंग्रोव ट्री है जो कि सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है, इसलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरबन पड़ा है इसी पेड़ के वजह से। और इसकी जो रूट्स हैं वो ऑक्सीजन ग्रास्प करने के लिए ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ का जो पॉपुलर एनिमल है दैट इज आवर रॉयल बंगाल टाइगर। अब बंगाल से थोड़ा नीचे आएंगे आपको मिलेगा उड़ीसा, और उड़ीसा में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ के जो ऑलिव रेडली टर्टल्स जो हैं दैट आर क्वाइट फेमस, उनका ये नेस्टिंग ग्राउंड है उड़ीसा। उड़ीसा के कई सारे बीचेस हैं जो कि ऑलिव रेडली टर्टल्स के लिए नेस्टिंग ग्राउंड का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स में थाउजेंड एंड थाउजेंड्स की मात्रा में आते हैं ये ऑलिव रेडली टर्टल। वो अपने बच्चों को यहाँ पे जन्म देते हैं और फिर समुद्र में वापस चले जाते हैं।
तो उनका जो नेस्टिंग ग्राउंड है दैट इज इन ओडिशा, भीतरकनिका। ठीक है, ओडिशा से नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में हमको मिलता है केजी बेसिन। केजी बेसिन का मतलब है कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा एंड गोदावरी। तो दो नदियां हैं, एक है कृष्णा और एक है गोदावरी। इन दोनों के बीच में ऑयल रिजर्व का एक रिसोर्स है, भंडार है। तो वहां से हम लोग ऑयल ड्रिल करते हैं और ऑयल निकालते हैं, दैट इज नोन एज केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, दैट इज इन आंध्र प्रदेश रीजन। ठीक, आंध्र प्रदेश से नीचे आने पर हमको मिलता है तमिलनाडु, जहाँ पे सिचुएटेड है मरीन सेंचुरी। उसके बाद फिर है केरला, जहाँ की बोट रेस काफ़ी फेमस है। केरला से ऊपर जाने पे हम लोगों को वेस्टर्न घाट मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका इन दोनों के वेस्टर्न बैंक पे है, जो कि फेमस है इंडिया में अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, दिस फेमस फॉर इट्स बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। और फिर ऊपर बढ़ते हैं तो हम लोगों को दिखाई देता है अपना गुजरात, विच इज फेमस फॉर इट्स, इंडिया में जो सबसे लंबी कोस्टल लाइन है दैट इज ऑफ गुजरात। और फिर जब हम गुजरात से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो वी विल फाइंड राजस्थान, और राजस्थान इज फेमस फॉर राजपूताना। यहाँ पे जो राजपूत हैं, यहाँ के अलग अलग फोर्ट्स हैं, और इसके साथ ही साथ यहाँ का जो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान। तो इन सभी रीजन्स के लिए, इन सभी जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए फेमस है राजस्थान। ठीक है, तो हम लोगों ने शुरू किया था लद्दाख से, और एक राउंड ट्रिप मारते हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश होते हुए हम लोग सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर हम लोग वेस्ट बंगाल, भीतरकनिका होते हुए, उड़ीसा होते हुए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए, तमिलनाडु होते हुए, केरला होते हुए, वेस्टर्न घाट होते हुए गुजरात आए, और फिर गुजरात से राजस्थान आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एक राउंड ट्रिप लगा लिया पूरे इंडिया का, एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इंडिया की जो बाउंड्री है वो किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स करंट नेबर, तो स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि इंडिया का पहले पार्ट था, फिर बाद में डिवीज़न हुआ और फिर पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया। तो पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है। पाकिस्तान के बाद चाइना है, चाइना के बाद नेपाल है, नेपाल के बाद भूटान है, भूटान के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद म्यांमार है, और म्यांमार के बाद श्रीलंका है। सो इन सभी कंट्रीज के साथ इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दैट इज कि बांग्लादेश के साथ इंडिया अपनी लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, लार्जेस्ट बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, और लार्जेस्ट बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है। ये सारा डिस्कशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री के ऊपर, दैट इज पाकिस्तान।